स्वर कोकिला लता मंगेशकर के नसीब में संघर्षों ने उसी दिन दस्तक दे दी जिस दिन 1942 में उनके पिता और महान गायक पंडित दीनानाथ मंगेशकर इस दुनिया से चले गए। 13 साल की उस छोटी सी उम्र में ही लता को अपने परिवार को पालने के लिए कदम घर से बाहर निकालने पड़े। उस दौर में उन्हें मराठी फिल्मों में अभिनय और गाने के अलावा कोल्हापुर, पुणे और बॉम्बे के फिल्म संगीत निर्देशकों के पास जा जाकर काम मांगना पड़ा। 40 के उस दशक में जब प्लेबैक सिंगिंग का दौर शुरू हो रहा था और फिल्मों में अच्छे प्लेबैक सिंगर्स की मांग बिल्कुल बढ़ रही थी, लता की ऐसी कमाल की आवाज होने के बावजूद भी उनको काम मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। संघर्षों के उस मुश्किल दौर में लता मंगेशकर फिल्म स्टूडियो के दरवाजे खटखटाती रहीं और उस समय की मशहूर गायिकाओं नूरजहां, खुर्शीद बानो, अमीर बाई कर्नाटकी के लोकप्रिय गानों से ऑडिशन देती रहीं। 40 के दशक के मध्य तक संगीतकार दत्ता डावजेकर और बसंत देसाई ने उनकी गायकी की प्रतिभा को पहचान लिया और दूसरे कंपोजर्स से उनका परिचय करवाना शुरू किया। हालांकि अभी भी उन्हें वो ब्रेक नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। 1948 में मास्टर गुलाम हैदर, जिन्होंने खजांची और खानदान जैसी बेहतरीन फिल्मों में संगीत दिया था, लता मंगेशकर की प्रतिभा को पहचान लिया। हैदर साहब ने लता को फिल्मिस्तान स्टूडियो के संस्थापक और निर्माता शशिधर मुखर्जी से मिलवाया, पर दुर्भाग्य से लता की आवाज शशिधर को प्रभावित नहीं कर पाई। यही वजह थी कि हैदर फिल्मिस्तान की फिल्म शहीद में उनकी आवाज का चाहते हुए भी इस्तेमाल नहीं कर पाए। फिर जब गुलाम हैदर फिल्मिस्तान छोड़कर बॉम्बे टॉकीज के साथ जुड़े तो उन्हें लता की प्रतिभा को सही तरीके से दुनिया को दिखाने का मौका मिला। हैदर ने लता को खुद ही संगीत की बारीकियां सिखाने का फैसला किया और उन्हें प्लेबैक सिंगिंग की कला में पारंगत बनाया। लता ने मार्च 1948 में फिल्म मजबूर में 7 में से 6 गानों में प्लेबैक दिया। इस फिल्म में गाए उनके गानों ने ऑडियंस के अलावा फिल्म जगत के बड़े लोगों का ध्यान भी अपनी तरफ खींचा। फिर यह सिलसिला जैसे चल पड़ा। मशहूर संगीतकार अनिल विश्वास, जिनको लता मंगेशकर की काबिलियत पर पूरा भरोसा था, उन्होंने HMV के डिस्क रिकॉर्ड्स के लिए मई 1948 में रिलीज फिल्म अनोखा प्यार में 9 गानों को उनकी आवाज में रिकॉर्ड किया। उनकी मीठी और तेज आवाज में गाए गए गीत याद रखना, चांद तारों, इस सुहानी रात को और मेरे लिए वो घमे इंतजार छोड़ गए लोगों की जुबान पर जैसे चढ़ गए। उस दौर में पतली आवाज वाली लता मंगेशकर के लिए फिल्म इंडस्ट्री में पहले से स्थापित प्लेबैक सिंगर्स शमशाद बेगम, अमीर बाई कर्नाटकी, गीता दत्त, जोहराबाई अंबाले वाले और राजकुमारी से मुकाबला बेहद कठिन था। ये सिंगर्स अपनी सुरीली आवाजों के साथ फिल्मी दुनिया में छाए हुए थे, पर अब ये तस्वीर बदलने वाली थी, एकदम बदलने वाली थी। 40 के दशक में अधिकतर फिल्मी सितारे, कलाकार और संगीतकार फिल्म प्रोडक्शन कंपनियों के लिए वेतन पर काम करते थे। संगीतकार खेमचंद प्रकाश उस समय की जानी मानी कंपनी श्री रणजीत मूवीटोन के लिए काम कर रहे थे। इस प्रोडक्शन कंपनी के मालिक सेठ चंदूलाल शाह और उनकी पत्नी गोहर ममाजी वाला थे। तानसेन और भर्तृहरि जैसी संगीतमय हिट फिल्में और सफल संगीत देकर प्रकाश ने रणजीत मूवीटोन की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। एक दिन खेमचंद प्रकाश को मौका मिला तो उन्होंने लता मंगेशकर को चंदूलाल शाह से मिलवा दिया और उनसे लता का परिचय करवाते हुए बोले कि ये भविष्य की आवाज है। उस वक्त सिंगर्स की आवाज टेस्टिंग का चलन हुआ करता था, यानी कि आवाज के टेस्टिंग का। लता की आवाज को टेस्ट करने के बाद शाह ने लता की आवाज को यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि इस लड़की की आवाज बहुत पतली है, इसलिए मेरी फिल्मों में इस्तेमाल हो ही नहीं सकती। प्रकाश ने तर्क दिया कि सेठ, आप जिस आवाज को बाहर फेंक रहे हैं वो भविष्य की आवाज है, आप ये मौका मत गंवाइए। लेकिन शाह भी अपने जिद पर अड़े रहे। उनका मानना था कि रणजीत मूवीटोन के लिए अमीर बाई कर्नाटकी और खुर्शीद बानो की आवाजें ही सबसे मुफीद हैं, जिनके मुकाबले में लता की आवाज कहीं भी नहीं ठहरती है। लता मंगेशकर की एक और खास बात थी कि वो नई धुनों को बहुत तेजी से सीखती और समझती थी। ये शायद इसलिए भी था कि उन्होंने क्लासिकल संगीत में महारत हासिल कर ली थी। उनके इस बेहद खास प्रतिभा को उस दौर के महान संगीतकार नौशाद ने बहुत ध्यान से नोटिस किया। रत्न, अनमोल घड़ी और शाहजहां जैसे हिट फिल्मों में संगीत देने वाले नौशाद ने लता को फिल्म अंदाज में 6 एक से बढ़कर एक खूबसूरत गीत गाने का मौका दिया, जो गीत अभिनेत्री नरगिस पर फिल्माए गए थे। उस वक्त की एक और मशहूर संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन ने राज कपूर की फिल्म बरसात में लता मंगेशकर से 10 में से 9 गाने गवाए, जो फिल्म की अलग अलग अभिनेत्रियों नरगिस, निम्मी और बिमला कुमारी पर फिल्माए गए थे। उनके गाने हवा में उड़ता जाए, मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, जिया बेकरार है, आई बहार है और बरसात में, हमसे मिले तुमको सनम, तुमसे मिले हम ने लता को लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचा दिया। HMV के डिस्क रिकॉर्ड्स ने उन्हें अपने कैसेट लेवल पर क्रेडिट दिया और लता को वो शोहरत मिलने लगी जिसकी वो हकदार थी। जब बॉम्बे टॉकीज
अशोक कुमार और मधुबाला को लेकर महल नाम की एक अनोखी पुनर्जन्म की कहानी बना रहा था, हेमचंद्र प्रकाश को उसके लिए बेहतरीन संगीत तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस फिल्म का गाना आएगा आने वाला एक मास्टर स्ट्रोक था। यह न केवल उस महल में किसी और अनजान रूह के होने का एहसास कराता था, बल्कि यह संगीत के इतिहास में एकमात्र ऐसा गाना था जिसमें एक ही शब्द आएगा 5 बार दोहराया गया था। 20 साल की छोटी उम्र में लता मंगेशकर ने महल के आएगा आने वाला गाने के साथ दुनिया को अपने आगाज का अंदाज दिखा दिया। प्रकाश ने इस फिल्म के 3 बेहद खूबसूरत गानों में उनकी मखमली आवाज का बेहतरीन इस्तेमाल किया। उन्हें दुनिया को दिखा दिया कि जो भरोसा उन्होंने लता मंगेशकर की आवाज पर दिखाया था वो बेवजह नहीं था। यूं तो कामयाबी सारे रंज भुला देती है, पर लता मंगेशकर रणजीत मूवीटोन के मालिक द्वारा मिले अपमान को कभी नहीं भूल पाई। जब वो लोकप्रिय हो गई तो उन्होंने रणजीत मूवीटोन के लिए गाने से मना कर दिया, पर एक बार उन्होंने इंडस्ट्री में संघर्ष कर रहे संगीतकार रोशन की मदद करने के लिए रणजीत द्वारा बनाई गई फिल्म हम लोग के गानों को गाया। उन्होंने 1963 में एक बार फिर से इस बैनर के लिए गाया, जब उनके प्रिय संगीतकार मदन मोहन ने अपनी एक फिल्म के लिए उन्हें गाने का मौका दिया। पर नसीब के खेल देखिए कि यह फिल्म रणजीत मूवीटोन के द्वारा बनाई गई अंतिम फिल्म साबित हुई।